हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप रावत। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में संविधान सभा के संवैधानिक विकास के चरणों का अध्ययन हम कर रहे थे। उसी के क्रम में भारत शासन अधिनियम 1919 आज हमारा टॉपिक रहेगा। भारत शासन अधिनियम 1919, इसको समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे कि क्या कारण था कि भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। तो होता क्या है कि मुसलमानों का मोह भंग हो गया था अंग्रेज़ों के प्रति, जिसके पीछे के दो कारण थे। 1911 में बंगाल विभाजन के फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों को अलग प्रांत दिया जाएगा। और इसके बाद मुस्लिमों को समझ आ गया था कि ये जो फैसला था ये अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए किया था, ना कि मुसलमानों के हित के लिए। उसके बाद अगला जो कारण देखेंगे वो 1911 से 1912 के बीच इटली और तुर्की का युद्ध हुआ। एक तरफ था इटली और दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, अर्थात मुसलमानों के अगेंस्ट युद्ध लड़ रहा था इटली, और अंग्रेज़ों ने इटली का साथ दिया। अब मुसलमान समझ गए थे कि अंग्रेज़ मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि वो मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे इटली का साथ देकर। आगे क्या होता है कि 1913 का एक उभरता नेता जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआती दिनों में जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। जिन्ना 1919 में कांग्रेस तथा लीग दोनों का सदस्य था और जिन्ना ने दोनों पार्टियों को पास लाने की कोशिश करी थी, जिससे दोनों के मनमुटाव खत्म हो पाए। फलस्वरूप 1916 में कांग्रेस और लीग की एक संयुक्त सभा होती है, जिसे लखनऊ पैक्ट नाम दिया गया। इसमें कांग्रेस और लीग ने एक साझा घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसमें कांग्रेस और लीग दोनों की कुछ मांगें थी। तो ये भी एक कारण था भारत शासन अधिनियम 1919 लाने का। इसके बाद क्या हुआ कि 1915 में नरम दल और गरम दल भी एक हो गए, उनकी एकता हो गई। और अंत में एक कारण दूसरा था कि 1914 और 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को भारतीयों की मदद चाहिए थी, तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए चारा डालने के लिए क्या किया कि मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि भारत में क्रमिक ढंग से उत्तरदायी सरकार लाने की घोषणा की। लेकिन उत्तरदायी सरकार ला नहीं पाए। इसके लिए हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। एक चीज़ और नोटिस करने योग्य है कि जो परिस्थितियाँ 1909 से पहले थी, 1919 तक आते आते सब चीज़ें उसके विपरीत हो गई थी। हिंदू मुसलमानों की एकता हो गई थी, मुसलमानों का अंग्रेज़ों के प्रति मोहभंग हो गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं में भी एकता नज़र आ रही थी। तो इस प्रकार अब भारत शासन अधिनियम 1919 देखते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। दो चीज़ इसमें करा गया कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कर दी थी इसमें। अगला देखते हैं। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतों में क्या किया गया कि प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में बांट दिया गया। अब कार्यपालिका क्या थी? जो गवर्नर या वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो कार्यपालिका की तरह कार्य करती थी। तो प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में बांट दिया गया। पार्षद, एक तो था पार्षद जिसे काउंसलर भी कहते थे, और दूसरा था मंत्रीगण, मिनिस्टर। पार्षद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। तो जो पार्षद था वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था, और दूसरा भाग मंत्रीगण था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। तो इस प्रकार से द्वैध शासन प्रणाली प्रांत में प्रारंभ की गई। तीसरा देखते हैं। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय देखेंगे।
इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। जो मंत्री थे वो गवर्नर और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे और जो संचालन होता था वो मंत्रियों द्वारा होता था इसका। अगला है आरक्षित विषय। रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। और जो ये आरक्षित विषय थे इसका संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जिसमें केवल अभी तक एक भारतीय सदस्य था जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। निर्वाचित और मनोनीत सदस्य थे। इसमें मनोनीत में भी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य आते थे, जैसे निर्वाचित, मनोनीत सरकारी, मनोनीत गैर सरकारी। अब निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या 18% तथा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थी 11%। आगे देखते हैं। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। सीमित मताधिकार अर्थात जैसे अब मताधिकार होता है सार्वभौमिक मताधिकार, इस प्रकार का मताधिकार नहीं था। एक बात याद रखना कि सार्वभौमिक मताधिकार जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद ये अधिकार मिला, इससे पहले नहीं था। सीमित मताधिकार में क्या था कि शिक्षा के आधार पर, जमीन के आधार पर या संपत्ति के आधार पर डिसाइड किया गया था कि कौन व्यक्ति मताधिकार कर सकता है। और अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल अर्थात धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर निर्वाचक मंडल बांट दिए गए थे। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निर्वाचक क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। 2 भागों में बांटा गया, एक तो धर्म के आधार पर, दूसरा संपत्ति वगैरह के आधार पर। अगला है, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। जो केंद्र स्तर पर बजट होता था उसे और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ठीक है। अगला है, केंद्रीय विधानमंडल को केंद्र सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। इसमें जो केंद्रीय विधानमंडल था उसको जो भी केंद्रीय सूची थी उसमें उल्लेखित जो विषय थे उसके संबंध में विधि बनाने का जो अधिकार था वो दिया गया था। लेकिन क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल था अर्थात वायसराय था उसका इसमें अंतिम निर्णय होता था। इसी प्रकार प्रांत में भी था। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नर के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित था। इसमें भी वही था कि जो प्रांतीय विधानमंडल था वो प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय ले सकता था, लेकिन क्या था कि जो प्रांतीय जो गवर्नर थे उनके अधिकारों के कारण ये जो प्रांतीय विधानमंडल को जो अधिकार था वो सीमित था। नोट देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया। और इसी के साथ हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 समाप्त होता है।
आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।